जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बल का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, पास्कल या फिर वाट। तो आसान प्रश्न है बट कई बार पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। क्या? तो बल बराबर क्या होता है? तो एम में हो जाएगा। क्या? तो एम में हो जाएगा द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा? तो त्वरण हो जाएगा। तो याद रखेंगे बल का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन होता है। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। एफ बराबर एम में। अगला है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी पूछी गई है। 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जब वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना? तो 20 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए क्या? तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो 20 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? तो r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो r/2 हो जाएगा। तो जब आप 20 को 2 से भाग करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या? तो त्रिज्या यानी r/2 जब होगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। तो गलती नहीं करेंगे, फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? तो r/2 हो जाएगा। तो गलती नहीं करेंगे, 10 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की, तो आंख के पिछले भाग में स्थित दृष्टिपटल, जिसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या? तो रेटिना एक प्रकाश संवेदी पर्दा है जिस पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल या फिर रेटिना कहेंगे। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर हम 1000 जो प्रश्न है वन लाइनर की पीडीएफ अपलोड करने वाले, तो इसका रिवीजन करके ही आपको एग्जाम हॉल में जाना है, ताकि जब प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करें। तो टेलीग्राम चैनल निश्चित ही ज्वाइन करें, बहुत ही फायदा होगा। विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए, अमीटर। क्या? तो अमीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा एम्पियर में मापने के लिए किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें? तो अमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसमें जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीटर होगा। विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, हूबहू प्रश्न बनेगा और बनेगा तो सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो ठोस में होती है। किसमें? तो ध्वनि की चाल जो है ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कैसी है? तो ध्वनि की बात होगी तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कैसी है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कणों की निकटता के कारण ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम। ठोस में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं होती। तो किसमें ध्वनि का प्रवाह नहीं होता? तो याद रखेंगे
निर्वात में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? तो निर्वात में नहीं होगा। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो ये तो आसान है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु में प्रति सेकंड जो त्वरण उत्पन्न करता है उससे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका औसतन जो मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और पूछा जाए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या? तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय हो जाएगा। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होगा, याद रखेंगे। पावर बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्क अपॉन टाइम होगा। ये प्रश्न पूछा जाएगा, इस पर एक प्रश्न आएगा, फिर आपको सही करना होगा। इसका जो ईसाई मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? तो वाट होता है। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? शुद्ध जल का जो घनत्व है किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना? तो 4 डिग्री सेल्सियस। जल का असंगत प्रसार होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पड़ने पर क्या होता है? तो जल सिकुड़ता है, जिससे 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम और घनत्व की बात करेंगे तो ये अधिकतम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का प्रयोग करेंगे। कई बार हमने बताया निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो अवतल का प्रयोग करेंगे। अगला है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? तो ये विकिरण के माध्यम से। विकिरण उष्मा संचरण की वह विधि है जिसके लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की ऊर्जा निर्वात से होकर विकिरण द्वारा ही पृथ्वी तक पहुंचती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण द्वारा। अगला है, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये तो आसान है, कई बार आपने पढ़ा होगा, 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज का तार किस धातु के मिश्रण से बनाया जाता है? तो विद्युत फ्यूज का तार किस धातु के मिश्रण से बनाया जाता है? विद्युत फ्यूज का तार बात करेंगे तो 63 टीन होगा। कितना? तो 63%। कितना? तो 63% टीन हो जाएगा। और सीसा की बात करेंगे तो 37% हो जाएगा। ये मिश्र धातु से बनाया जाता है। टीन का मात्रा जो होगा 63% और सीसा 37% के मिश्र धातु से बनाया जाता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है, जिससे परिपथ में अत्यधिक धारा बहने पर यह पिघल कर टूट जाता है। तो जब बात होगी तो गलनांक बहुत कम होगा और प्रतिरोध उच्च होगा। जब परिपथ में अत्यधिक धारा बहेगी तो क्या होगा? यह पिघल कर टूट जाता है। तो टीना और शीश हो जाएगा। क्या? तो टीना और शीशा हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, किसी गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो ये तो आसान है। क्या होगा? तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु b वेग से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश के मुख्य 3 प्राथमिक रंग कौन से? तो प्रकाश के मुख्य 3 प्राथमिक रंग की बात करेंगे तो लाल, हरा, नीला हो जाएगा। क्या होगा? तो लाल, हरा, नीला। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का जो मुख्य कारण है, यह प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। वायुमंडल में मौजूद छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव का दाब बढ़ाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का दाब बढ़ाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ता है। क्या होगा? तो जब द्रव का दाब बढ़ाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्वथनांक जो है ये बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो क्वथनांक बढ़ेगा। द्रव की सतह पर दाब बढ़ाने से उसकी वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाती है, जिससे द्रव के उबलने के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध जो है बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक में बहने वाली धारा I
उसके सिरों के बीच विभवांतर v के समानुपाती होता है। v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर आई आर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकता, 7 है, लेकिन कई बार पूछा गया इसलिए गलती नहीं करेंगे। अगला है, आभूषण बनाने में प्रयुक्त होने वाला शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये कितने कैरेट का होता है, तो याद रखेंगे 24 कैरेट का होता है। कितना, तो 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने में प्रयुक्त होने वाला शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट हो जाएगा। कितना होगा, तो 24 कैरेट। 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है, परंतु यह अत्यधिक नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाकर 22 कैरेट, तो 91.6 हो जाएगा। कितना, तो 91.6% शुद्ध सोना का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला है, परमाणु में नाभिक में मुख्य रूप से कौन कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये उपस्थित होते हैं। अगला है, बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम धातु का जो मुख्य अयस्क हो जाएगा ये बॉक्साइट होगा। क्या होगा, तो बॉक्साइट हो जाएगा। गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में कौन सी हल्की गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों और हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस, तो ये हीलियम भरी जाती है। क्या, तो हीलियम हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, तो हीलियम एक अक्रिय और बहुत हल्की गैस है जो अज्वलनशील होती है, इसलिए इसे गुब्बारे और हवाई जहाज के टायरों में सुरक्षा की दृष्टि से भरा जाता है। प्रश्न है कि लोहे की परत पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, तो लोहे की परत पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण है। क्या है, तो ऑक्सीकरण है। हमें पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं, इसलिए हम ताबड़तोड़ रिवीजन करवा रहे हैं, तो जल्दी से इन प्रश्नों को देखना है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन है ये मोजले ने किया था। किसने, तो मोजले ने सन 1913 में। कब, तो 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया, जो तत्वों की परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित है। मंडलीय की पुरानी आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, जबकि आधुनिक की बात करेंगे तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये CaSO4.12H2O हो जाएगा। तो क्या होगा, CaSO4.12H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, अम्लीय वर्षा की बात करेंगे तो इसके लिए उत्तरदायी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला है, कांसा ब्रॉन्ज किन धातुओं का मिश्र धातु है, तो कांसा की बात करेंगे तो ये किसका मिश्र धातु है, तो कांसा जो है ये तांबा और टीन का है। किसका है, तो कांसा में लगभग 88% तांबा होता है और 12% टीन होता है। क्या होता है, तो 88% तांबा और 12% जो होता है ये टीन होता है। एलपीजी रसोई गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन। क्या, तो इथाइल मरकैप्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ ये हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हीरा हो जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, हम आपके लिए जरूर वीडियो सिलेबस के अनुसार तैयार कर देंगे। तो कमेंट में बताना है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को चाहते हैं किसी भी एग्जाम के तो भी कमेंट करना, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या, तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। अगला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण यानी जस्तीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो गैल्वेनीकरण यानी जस्तीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कपड़े धोने वाले सोडे यानी धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धावन सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा।
प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा भोजन के जारण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला है, क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो ये यकृत यानी लीवर हो जाएगा। क्या? तो यकृत यानी लीवर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से निभाता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? तो विटामिन के निभाता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के यकृत में प्रोथ्राम्बिन जैसे थक्का जमाने वाले कारकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त बहना बंद नहीं होता है। अगला है, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन पूछा गया है, ये शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्न्याशय हो जाएगा। इंसुलिन अग्न्याशय हो जाएगा। पौधे में जल एवं खनिजों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल और खनिज का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जाइलम हो जाएगा। क्या? तो जल की बात करेंगे तो जाइलम हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। पौधों में जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधे से ऊपरी भाग तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम की बात करेंगे तो भोजन का संवहन करता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियां क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ यानी चैम्बर हो जाते हैं? तो कितने होते हैं? तो 4 हो जाएगा। कितना? तो 4 हो जाएगा। आनुवंशिकी का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। सामान्य वयस्क मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सामान्य वयस्क मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 24 यानी 12 जोड़ी हो जाएगा। अगला है, प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी की बात करेंगे तो स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। टीबी क्षय रोग जिसे कहेंगे बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? किस सूक्ष्म जीव के कारण? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। क्या? तो टीबी, यहां टीबी पूछा गया है तो आपको पता है कि टीबी जो है ये किसको प्रभावित करता है? तो टीबी कमेंट में बताएंगे टीबी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है और टीबी किससे फैलता है? तो टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम यानी ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। क्या? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु से होता है। किससे? तो जीवाणु से होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। ये तो आसान है। मानव में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? तो राइबोसोम को। किसको? तो राइबोसोम को। एड्स की बीमारी किस विषाणु के संक्रमण से होती है? एड्स की बीमारी किस विषाणु के संक्रमण से होती है? तो एचआईवी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? तो एचआईवी होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, गुर्दे किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये नेफ्रॉन है। क्या है? तो नेफ्रॉन है। दोस्तों 50 प्रश्न थे, कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हो पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर 1000 प्रश्नों की हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो चैनल जरूर ज्वाइन करना है और उसका रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाना है ताकि प्रश्न बने तो सही करके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।